हेलो स्टूडेंट, नीट स्कोर बूस्टर रिवीजन सीरीज में हमने पिछले सेशन में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था। वैसे वो चैप्टर हमारा लगभग पूरा हो चुका था। उस चैप्टर के लास्ट के दो छोटे छोटे टॉपिक हमारे बच गए थे और हम वही चीज आज कंप्लीट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यह चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर के हम उसको जीन रेगुलेशन तक पढ़ चुके थे। चैप्टर के एंड में बायोटेक से रिलेटेड हमारे पास में दो टॉपिक होते हैं, जिसमें से एक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दोनों बायोटेक्निकल चीजें हैं, बट चैप्टर के एंड में दे रखी हैं। और अगर हम नीट एग्जाम के बेस पे बात करें तो इन दोनों टॉपिक में से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से आते हैं। इसलिए जैसा कि मैंने इस पूरे चैप्टर को भी रिवाइज कराया, हमने एनसीईआरटी की लाइन से रिवाइज किया है, वही एनसीईआरटी की लाइन से इसको समझेंगे और सबसे पहले ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है और इसमें मेनली जो चीजें सब कुछ याद करने वाली चीजें हैं, और उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जितना एनसीईआरटी ने दिया है उतना जरूर समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक की ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पहले थीम और कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP जिसको हम कहते हैं, ये नाम से ही लग रहा है कि कोई ना कोई एक रिसर्च वर्क है, या यूं कहें कि बायोलॉजिकल हिस्ट्री में अब तक का इस सबसे बड़ा रिसर्च वर्क कहा जा सकता है, जिसमें ह्यूमन के पूरे जीनोम की स्टडी की गई। जीनोम का मतलब मैं आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनिज्म के सारे क्रोमोसोम, उसका जो पूरा हैप्लॉइड सेट होता है, उसका पूरे जो डीएनए है, उसी को कंबाइंडली हम एक जीनोम कहते हैं। ठीक है, और ये बात हमें अब तक काफी अच्छे से समझ में आ चुकी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पीशीज में डीएनए सबका एक जैसा होता है, बट उस डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस होती है, किस सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड जमे हुए हैं, ये सब में अलग अलग होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से केवल नंबर ऑफ बेस पेयर, सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर में ही वेरी करती है, डीएनए स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होता है। और जब ये बात हमें समझ में आई, तब अपने आप दिमाग में आया कि क्यों ना फिर हम एक ऑर्गेनिज्म के पूरे जीनोम के डीएनए की सीक्वेंस पता करें। और इसमें सबसे पहले कोशिश हमने शुरुआत की कि ह्यूमन से ही करते हैं। ह्यूमन के टोटल 23 टाइप के क्रोमोसोम हैं। इनफैक्ट एक वाई क्रोमोसोम को और माने तो 24 टाइप के क्रोमोसोम हैं। एक एक क्रोमोसोम के डीएनए की पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करना, फिर उसमें कहाँ कहाँ जीन है ये मालूम करना, कौन से कैरेक्टर का जीन कहाँ है, क्या काम करता है, सब कुछ चीजें। अगर हम जीनोम की ये सारी इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें ह्यूमन के जेनेटिक डिसऑर्डर और कई तरह के और इम्प्रूवमेंट में बड़ी मदद मिलेगी। बायोटेक में जहां हम जीन ट्रांसफर करना संभव हो चुका है, तो ऐसे में अगर हमारे पास ह्यूमन के जीन की इंफॉर्मेशन हो तो हम ह्यूमन के जीन को भी ट्रांसफर करके ह्यूमन के काम की बहुत सी चीजें बना सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये एफर्ट कहां से शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप देखेंगे एनसीईआरटी में। इस टॉपिक में पहले 2 पैराग्राफ इसके इंट्रोडक्शन के दे रखे हैं। ये लाइनें उन्हीं पैराग्राफ की है, आप भी साथ साथ में उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको कहा वही सारी चीजें। देखिए, द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन डीएनए डिटरमाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म। इन अदर वर्ड्स, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। जो कुछ भी है वो सब डीएनए सीक्वेंस में ही रहता है। ठीक है, इफ टू इंडिविजुअल डिफर, देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो डिफर एट लीस्ट एट सम प्लेसेस। अगर दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, इवन एक ह्यूमन के अंदर भी है, तो हम सेम स्पीशीज का, लेकिन फिर भी ह्यूमन टू ह्यूमन फर्क होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके डीएनए में फर्क जरूर होगा, उसकी सीक्वेंस में फर्क जरूर होगा। ठीक है, और इसी एजम्पशन की वजह से हमें फाइंडिंग ऑफ कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम का कंसेप्ट आया कि जब हमें लगा कि सबका अलग अलग है, तो क्यों ना फिर ह्यूमन का पता किया जाए। ओके, अ वेरी एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट of sequencing human genome called Human Genome Project was launched in the year 1990. 1990 में अमेरिका में एक बड़ा ही मेगा प्रोजेक्ट, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिसमें ह्यूमन के पूरे जीनोम की स्टडी करनी थी। इस प्रोजेक्ट को 10 साल का टाइम दिया गया था। इसको मेगा प्रोजेक्ट कहा गया। यह भी सवाल बनता कि मेगा क्यों? यह प्रोजेक्ट अपने आप में काफी बड़ा, काफी ह्यूज प्रोजेक्ट था। 10 साल का इसका ड्यूरेशन रखा गया। काम भी बहुत डिफिकल्ट था और बिल्कुल बेसिक से, जीरो से स्टार्ट किया गया। 90s के दौर में उतनी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग नहीं थी। ऐसे में इस काम को करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
साइंटिस्ट और उनके सामने ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे जिनको उन्होंने दूर किया और इस काम को किया। हालांकि ये काम अपने शेड्यूल्ड टाइम से थोड़ा लेट हुआ और 10 साल की बजाय ये 13 साल में कंप्लीट हुआ, लेकिन पूरा किया गया और हमें इससे बहुत सारी जानकारी मिली। ओके, तो अब देखिए इसमें आखिर ये मेगा प्रोजेक्ट क्यों है, इसको लेकर 2-3 चीजें आती हैं और कुछ बड़े अमेजिंग फैक्ट हमें एनसीईआरटी पैराग्राफ में देती है। एक तो देती है कि मेगा प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉस्ट, बजट, जो पैसा था वो बहुत लगा। इसकी एक इनिशियल कॉस्ट कैसे निकाली गई, देखिए इज सेड टू हैव अप्रोक्सीमेटली, ह्यूमन जीनोम में करीब 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर, और एक बेस पेयर पता करने का जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, वो था करीब $3। तो अगर एक बेस पेयर मालूम करने के लिए हमें $3 पर बेस पेयर लग रहे हैं और टोटल 3 बिलियन बेस पेयर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट बनती है वो अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन बनती है। अब इतना बजट 90s के टाइम में $9 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता था। आज भी खैर ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बहुत बड़ी चीज थी। ठीक है, 30-35 साल पहले की बात है। उस समय किसी रिसर्च में इतना पैसा बर्न करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बजट वाइज इट्स ए मेगा प्रोजेक्ट। टाइम ड्यूरेशन 10-15 साल, 10-12 साल जो इसमें लगे वो भी अपने आप में काफी बड़ा है, मेगा प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ एक और चीज देखिए, ह्यूमन का जीनोम कितना वास्ट है। हमारे टोटल डीएनए में 3 × 10⁹ बेस पेयर है। अब चलो हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं और हम सारी सीक्वेंस पता कर लेते हैं। तो जब सारी सीक्वेंस हम पता कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहीं लिख के भी रखेंगे, और अगर हम डीएनए की सीक्वेंस को ऑन पेपर लिख के रखने लगे या टाइप करके रखने लगे तो एक एस्टिमेट बताता है कि आप देखिए ये इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा है और उसको कैसे रखा जाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक पेज पर, बुक की एक पेज पर 1000 बेस पेयर टाइप करवाएं और ऐसी 1000 पेज की एक बुक बनाएं तो भी ह्यूमन के एक जीनोम को लिखने में करीब 3300 बुक्स लगेंगी। ये भी आपको डाटा एक दिया हुआ है, देखिए 3300 सच बुक्स वुड बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि एक जीनोम की इंफॉर्मेशन को लिख के रखने में 3300 किताबें लगेंगी, जिसमें हर बुक में 1000 पेज और हर पेज पर 1000 बेस पेयर। आप देखिए कितना वास्ट डाटा है। अब मान लो अगर हम पता कर भी लें, और पहली बात ध्यान रखना इस प्रोजेक्ट में कोई एक ह्यूमन का जीनोम स्टडी नहीं हुआ, एक अकेले ह्यूमन में भी 2 जीनोम होंगे, डिप्लॉयड होते हैं, और इस प्रोजेक्ट का पूरा वास्ट होराइजन रखा गया और अर्थ पर प्रेजेंट अलग अलग कंट्री और अलग अलग जगह के ह्यूमन का सैंपल लिया गया और कई सारे सैंपल्स का कंपैरेटिव स्टडी किया गया। तो इसका मतलब ये साफ था कि यहाँ हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी, और अगर हम इसको लिख के रखेंगे तो इतनी बुक्स बन जाएंगी कि ये तो फिर स्टडी करना ही मुश्किल हो जाएगा। किसी साइंटिस्ट के लिए कैसे पॉसिबल है कि 3000 किताबों को ओपन करके और डीएनए सीक्वेंस से वो जीन और आगे की स्टडी करे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। तो इसी से साफ दिखता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितना वास्ट काम था। बजट, टाइम ड्यूरेशन और जो इंफॉर्मेशन थी, सारी चीजें, इस वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर अलग तैयारियां की गई। और एक बात समझ में आई कि ये जो डाटा हमें मिलेगा ये इतना ज्यादा होगा कि लिख के रखना और उसके बाद उसकी स्टडी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहां जरूरत महसूस की गई कि कोई ना कोई हमारे पास ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो डाटा को सेव भी करे, प्रोसेस भी करे, जरूरत के टाइम हमें इजीली अवेलेबल भी कराए। और यहीं से ही बायोलॉजी की एक नई ब्रांच की शुरुआत होती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन था, यूं समझिए कि कंप्यूटर्स, बायोलॉजी में कंप्यूटर्स संभवतः यहीं से शुरू हुए। तो हमें यहाँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे भी एक क्वेश्चन मिलता है, द एनमरस अमाउंट ऑफ डाटा एक्सपेक्टेड टू जनरेटेड आल्सो नेसेसिटेट द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस फॉर डाटा स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हमारे पास अच्छे खासे डिवाइस होने चाहिए, एंड दैट्स व्हाई एचजीपी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इरा इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को लेकर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम की वास्टनेस, इसको मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। इसके अंदर कितना बजट का एस्टिमेट किया गया, अगर हम इसको लिख के रखें तो बुक्स वगैरह का जो मैंने एक फैक्ट बताया आपको, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें से छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का भी यहाँ पर यूज किया गया और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यहाँ लाया गया। अब 90s के टाइम में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी बहुत अर्ली स्टेज में ही थे।
उस समय कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं आता था जो बायोलॉजिकल स्टडी कर पाए। पहली बारी बायोलॉजी में यूज हो रहा था। हार्डवेयर भी इतना अच्छा नहीं था कि बहुत अच्छा खासा स्टोरेज रख पाए। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टाइम लगा उसका एक बहुत बड़ा कारण यही था कि इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी टेक्नोलॉजी तैयार की गई जीरो से, और यहाँ कुछ अच्छे क्वालिटी और अच्छे स्टोरेज वाले कंप्यूटर्स तैयार किए गए, सॉफ्टवेयर्स बनाए गए ताकि ह्यूमन के जीनोम की स्टडी कंप्यूटर में की जा सके, और ये सब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया गया। यही वजह है कि थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के अंदर टाइम भी लगा। ओके, अब जितना बजट हमने आपको इसमें बताया, आखिर ये प्रोजेक्ट कहाँ किया किसने और कहाँ हुआ और कैसे फंड अरेंज हुआ। ये प्रोजेक्ट एक तरह का ग्लोबल प्रोजेक्ट था। हालांकि इसकी शुरुआत यूएसए में हुई थी, अमेरिका में। उसके बाद अमेरिका ने अकेले इसमें से काफी मेजर फंड तो अमेरिका ने ही दिया है, लेकिन अमेरिका के अलावा भी कुछ कंट्रीज और थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है। हमें एनसीईआरटी में कुछ इसके भी इंफॉर्मेशन मिलती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ 13 year प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यूनाइटेड स्टेट्स के दो डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट का मेजर फंड भी दिया है, इन्होंने ही कोऑर्डिनेट किया है। और 13 साल लंबा ये प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट 1990 से लेकर 2003 में ये पूरा हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, देखिए अब इसमें कुछ और कंट्रीज की भी हेल्प ली गई, जिसमें यूनाइटेड किंगडम का वेलकम ट्रस्ट एक मेजर पार्टनर था। बाकी कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड सम अदर कंट्रीज। तो ये कुछ मेजर कंट्रीज थे जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इन कंट्रीज के नाम ध्यान रखिएगा। यूएस डिपार्टमेंट जो दोनों हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा। एंड द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। ये 2003 में कंप्लीट हुआ और ये 13 ईयर का पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट था। आगे बात समझ में। और इसमें अलग अलग तरह के ह्यूमन के डीएनए सैंपल लेकर के उनकी सीक्वेंसिंग की गई, स्टडी की गई। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शुरू में ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज इसमें और है, इस प्रोजेक्ट के अंदर केवल ह्यूमन का जीनोम स्टडी नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी जीनोम हमने साथ साथ स्टडी कर लिया। ये वो ऑर्गेनिज्म थे जो जेनेटिकल स्टडीज में वैसे भी बहुत काम आते हैं। तो कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल, ह्यूमन के अलावा कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी जीनोम इसी प्रोजेक्ट में स्टडी हुआ था। ये कुछ नाम आपको आगे के पैराग्राफ में दे रखे हैं, आप जरूर पढ़िएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल्स हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया, यीस्ट, सिनोरेप्टाइडिस इलिगेंस, निमेटोड, ठीक है, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई एंड दो प्लांट है राइस एंड अरेबिडोप्सिस। इनके भी जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई, इनका भी जीनोम स्टडी किया गया था। ओके, तो नाम ध्यान रखने अपने को। दो तो माइक्रोब हैं, देखिए बैक्टीरिया एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया, बट आप बैक्टीरिया का नाम ध्यान रख सकते हो। बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया। और यीस्ट तो हम सभी जानते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसा। ये दो माइक्रोब थे। दो एनिमल हैं, सिनोरेप्टाइडिस इलिगेंस जो कि एक फ्री लिविंग निमेटोड है, और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। और दो प्लांट हैं, राइस और अरेबिडोप्सिस। दो माइक्रोब, दो एनिमल, दो प्लांट, ये 6 ऑर्गेनिज्म ह्यूमन के अलावा इस प्रोजेक्ट में इनका भी जीनोम स्टडी किया गया था। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन अपने को पहले पता रहना चाहिए इसका। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स, उनके एम, उनके उद्देश्य क्या हैं। आपको 4-5 एम एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो कि त्यों ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा तो डायरेक्ट बनेगा इसमें। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट एम में सबसे मेन चीज थी कि ह्यूमन के टोटल जीन पता करना, आइडेंटिफाइंग ऑल जीन्स, जो उन्होंने एस्टिमेट किए थे करीब 20 से 25 हजार जीन होने चाहिए, और ये सारे जीन पता करना हमारा मेन एम था। इसके अलावा पूरी डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, 3 बिलियन जो बेस पेयर है ये पता करना। एक तो सारे बेस पेयर पता करना, फिर उसमें से करीब करीब जो हमारे 20-25 हजार जीन हम मान के चल रहे हैं उतने जीन मालूम करना। ये दो ही सबसे बड़े काम थे। फिर इनका एक प्रॉपर डाटाबेस बनाना, ठीक है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना डाटाबेस में, और फिर इसका एनालिसिस करना ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, इसको हेल्थ में, इंडस्ट्रीज में, सब जगह इसको यूज करना। ये सारे बेसिकली इसके एम थे। अगर बहुत ब्रीफ में बात करें, सारे डीएनए के सारे सीक्वेंस पता करना ह्यूमन की, और उसके साथ साथ में सारे जीन मालूम करना। लास्ट में आप देखेंगे एक और चीज लिखी हुई है ELSI, इस पर भी क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ,
यूएस में, अमेरिका में, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड स्टडी थी तो थोड़ा सा इसको लेकर के बड़ी क्यूरियोसिटी भी थी। कुछ लोगों ने इसमें डाउट भी क्रिएट किए कि कहीं ह्यूमन से रिलेटेड ये वर्क कल को अनएथिकल ना हो जाए, कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसके इथिकल पार्ट, लीगल पार्ट और इसका सोशल इफेक्ट क्या होगा, ह्यूमन सोसाइटी पर इसका क्या इफेक्ट होगा, ये सब चीजें भी जानना जरूरी था। तो जो चीज आई कि भाई हम ये काम करें लेकिन इन सब चीजों को ध्यान रखें कि इस काम से कोई किसी तरह का गलत इस्तेमाल, कोई अनएथिकल काम नहीं होना चाहिए और ह्यूमन सिविलाइजेशन और सोसाइटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखा गया, इसको भी एड्रेस किया गया। तो ये भी एक गोल के अंदर हमें लास्ट में लिखा हुआ मिला है। ओके, तो ये तो खैर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन और उनके गोल। अब आते हैं मेनली मेथडोलॉजी पर कि प्रोजेक्ट जो है किस तरह से किया गया। देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है, अपने को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, टू द पॉइंट। एनसीईआरटी में जो 2-3 पेज में इसका मैटर दे रखा है, बस अपने को इतना ध्यान रखना। 3 पेज दिए हैं मैंने, उन्हीं में से सेलेक्टेड लाइंस लिख रखी है, उनको समझना है अपने को, ठीक है। मेथोडोलॉजी में बेसिक आउटलाइन पता होना चाहिए, कहानी की तरह ये चीज याद रखिएगा ताकि क्वेश्चंस वगैरह करना इजी रहे आपके लिए। कुछ चीजें याद करने की हैं, एक पेज पर लिस्ट लिख सकते हो, नहीं तो यही मार्क कर सकते हो। मेथोडोलॉजी में देखिए इस प्रोजेक्ट में 2 मेन अप्रोच थी, मतलब 2 बड़े काम करने थे। पहला काम तो क्या था, जैसे मैंने गोल में बताया था कि सबसे पहले तो सारे जीन पता करना, ठीक है। तो डीएनए में वो सीक्वेंस मालूम करना जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होती हो। अब डीएनए की जो सीक्वेंस आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होती है, ऑब्वियस सी बात है उसको जीन कहेंगे। टेक्निकली उसका एक और नाम है ईएसटी। तो देखिए एक तो मेथड जो है, 2 अप्रोच है। वन अप्रोच इज फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, रिफर्ड एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स ईएसटी। वो सारे जीन पता करना जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होते हैं और इन्हीं को हम ईएसटी कहते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। आप देखिए 2 बार नीट के एग्जाम में आया भी है, मैंने ईयर भी लिख रखे हैं यहाँ पर। तो ईएसटी की डेफिनेशन आती, तो ईएसटी मतलब जीन, जो डीएनए की वो सीक्वेंस जो आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस होती। और दूसरा क्या काम था, दूसरी की अप्रोच ये थी कि भाई पूरा डीएनए, चाहे उसमें कुछ काम का हो नहीं हो, कोडिंग नॉन कोडिंग, पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करना, जैसे कहते हैं ना आंख बंद करके काम करना, तो इसको ब्लाइंड अप्रोच कहा जाता है, जिसमें पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करना होता है। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। अदर टू का ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस। सारी कोडिंग नॉन कोडिंग सारी सीक्वेंस को इंक्लूड करते हुए पूरी सीक्वेंसिंग करना। एंड लेटर असाइनिंग डिफरेंट रीजन इन द सीक्वेंस विद देयर फंक्शंस, मतलब फंक्शन वगैरह डीएनए की सब कुछ बाद में, पहले एक बार पूरी सीक्वेंसिंग करना। इस काम को कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। ये भी हमें एग्जाम में पूछा गया है। तो ईएसटी और सीक्वेंस एनोटेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहे हैं, नीट 19, 20, 22, 23 सब में आए। तो ये दोनों तो बहुत पूछे जाते तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने को 2 अप्रोच है जिस पर ये पूरा काम किया गया। अब देखिए इसका मतलब क्या किया गया कि ह्यूमन के जो स्टडी करने के क्रोमोसोम थे वो थे 24, 22 तो ऑटोसोम, एक्स और वाई 2 सेक्स क्रोमोसोम। अब इन 24 क्रोमोसोम की स्टडी करनी थी। स्टडी में क्या करना था, 2 चीजें। पहले उसके डीएनए की पूरी सीक्वेंसिंग करनी थी, सीक्वेंस एनोटेशन, और उसके बाद उसमें कहां कहां जीन है ये पता लगाना। सिंपल भाषा में समझ में आ गई बात। अब ये 2 काम करने थे। अब इस काम को अगर एक ही लैब में करते तो 24 क्रोमोसोम की स्टडी में तो बहुत टाइम लगता। तो इस काम को जल्दी करने के लिए अलग अलग क्रोमोसोम की अलग अलग लैब में स्टडी की गई, और इसलिए ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड की 20-25 अलग अलग लैब में चला एक साथ। 1,500 से ज्यादा साइंटिस्ट इसमें काम किए, पूरे 13 साल तक काम हुआ है। ये प्रोजेक्ट कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था। अब इसमें अलग अलग लैब में अलग अलग क्रोमोसोम की स्टडी की गई और वहां ये 2 काम किए गए, पूरे जीन मालूम किए गए, सीक्वेंसिंग की गई। अब इस काम में एक दिक्कत क्या आई कि एक एक क्रोमोसोम का जो डीएनए है बड़ा लेंदी डीएनए होता है, और इतने लंबे डीएनए को स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। हमें सबसे पहला क्या करना है, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करना। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता करने का एक मेथड दिया था, एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक सेंगर, उनके मेथड से ही यहां पर हमने सीक्वेंसिंग करी। लेकिन उसमें एक दिक्कत यह थी कि डीएनए इतना लंबा पॉलीमर है कि एक साथ तो किसी डीएनए की स्टडी नहीं हो सकती। तो यहां समझ में आया कि अब हमें डीएनए को पहले टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहां डीएनए के टुकड़े करे गए, उन टुकड़ों को सेल के अंदर प्रिजर्व किया गया। माइक्रोब जैसे कि ईस्ट और बैक्टीरिया, कोई भी सेल ले ली, सेल के अंदर डाल के रख लिया गया। इसको कहते हैं जीन लाइब्रेरी बनाना। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम के डीएनए को अगर आप टुकड़े करके सेल में प्रिजर्व कर देते हो तो इसको लाइब्रेरी कहते हैं। यहाँ कुछ वेक्टर की हेल्प से इन टुकड़ों को अंदर भेजा जाता है और उन सेल को हम कल्चर करते हैं। कल्चर में सेल डिवाइड होती है
तो हमारा जो ह्यूमन का डीएनए का टुकड़ा है उसका भी नंबर बढ़ता है, क्लोनिंग भी होती जाती है, और जब हमें जरूरत होती है हम सेल में से निकाल के उसकी सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ह्यूमन के डीएनए के टुकड़े किए गए, उनको सेल में ट्रांसफर किया गया वेक्टर की हेल्प से, जीन लाइब्रेरी बनाई गई और उसके बाद बारी बारी से एक एक टुकड़े की स्टडी की गई। ये एक बेसिक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे की लाइन में आपको पैराग्राफ में मेथोडोलॉजी में एनसीईआरटी में मिलेगा, हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, फॉर सीक्वेंसिंग the total DNA of form is isolated and converted into random fragments of relatively smaller size। क्या कहा गया कि मैंने कहा टुकड़े करेंगे, तो डीएनए आइसोलेट करके उसके टुकड़े कर दिए गए, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा पॉलीमर है और टेक्निकल लिमिटेशन ये है कि हम इतने लंबे की सीक्वेंसिंग एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनको छोटे टुकड़ों में बांटा गया एंड इट इज क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर। इन टुकड़ों को हमने कुछ होस्ट सेल में डाल दिया। मतलब डीएनए को क्या सॉल्यूशन में प्रिजर्व नहीं करते, सेल के अंदर प्रिजर्व करते हैं, ज्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि सेल कल्चर होती रहती है तो वो डीएनए भी मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये दोनों काम करने थे, लेकिन इन दोनों काम करने के लिए डीएनए के टुकड़े करे गए। इन टुकड़ों को फिर होस्ट सेल में ट्रांसफर किया गया। ये होस्ट जो है बैक्टीरिया और ईस्ट की सेल थी, जिनमें वेक्टर की हेल्प से ह्यूमन के डीएनए को ट्रांसफर किया गया। ठीक है, द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्प्लीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट सो दैट सब्सिक्वेंटली सीक्वेंसिंग कुड बी डन विद ईज। मतलब आपने जब उन सेल के अंदर इसको टुकड़े को ट्रांसफर कर लिया, तो अब वो सेल जैसे जैसे कल्चर होकर डिवाइड होगी तो क्लोनिंग होगी, और क्लोनिंग होगी तो हमारे डीएनए का नंबर भी बढ़ेगा, तो हमारे लिए सीक्वेंसिंग करना आसान होगा। समझ गए? तो कुल मिलाकर सीक्वेंस एनोटेशन और ईएसटी दो काम करने हैं, बट इस काम को करने के लिए ह्यूमन के डीएनए के टुकड़ों को निकालकर उनके छोटे छोटे टुकड़े किए गए डीएनए के, और फिर उनको सेल में होस्ट सेल में ट्रांसफर करा गया वेक्टर की हेल्प से, और वहां उनकी क्लोनिंग की गई, उनको कल्चर किया गया। अब उसके बाद जिस मेथड का यूज किया गया सीक्वेंसिंग में, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, उससे उसकी सीक्वेंसिंग की गई। जब मोस्ट कॉमन जो होस्ट हमने यूज किए वो थे बैक्टीरिया और ईस्ट, जिनमें ट्रांसफर किया, और जिन वेक्टर की हेल्प से ट्रांसफर किए गए वो दो नाम ध्यान रखिएगा, एक तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये भी एग्जाम में पूछा गया पार्ट है। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम BAC एंड YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इन दोनों वेक्टर की हेल्प से, देखो सेल के अंदर डीएनए ट्रांसफर करना, या बायोटेक में भी पढ़ेंगे, मैंने कहा ये बायोटेक की चीजें, तो यहाँ अभी इस टॉपिक में और फिंगरप्रिंटिंग में कई चीजें ऐसी आएगी जो आपको बायोटेक में जाके समझ में आएंगी, तो बायोटेक जरूर इसमें ध्यान रखिएगा। तो बायोटेक की चीजें हैं, ये वेक्टर होता, किसी भी सेल में डीएनए को जब ट्रांसफर करना होता तो वेक्टर की हेल्प से भेजते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया और ईस्ट के अंदर ह्यूमन के डीएनए के टुकड़े ट्रांसफर किए गए, और इसके लिए जो वेक्टर यूज किया गया बैक और एक यूज किया गया। ठीक है, कल्चर हो गया, क्लोनिंग हो गई। अब उसके बाद बारी बारी से एक एक सेल में से एक एक टुकड़ा निकाला गया और उसकी सीक्वेंसिंग की गई, और हर सीक्वेंस को कंप्यूटर में सेव करते गए। ठीक है, प्रोसेस को आसान भाषा में समझिएगा। ठीक है, द फ्रेगमेंट्स वर देन सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक सेंगर मेथड। ये एक और लाइन ध्यान रखनी है, फ्रेडरिक सेंगर के मेथड पर ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर डेवलप किया गया, इससे सारी सीक्वेंसिंग की गई। अलग अलग टुकड़े किए गए और हर टुकड़े की सीक्वेंसिंग करके उसको कंप्यूटर में डाला। अब टुकड़ों को जब क्या होता, अब टुकड़े तो डाल दिए कंप्यूटर में, सीक्वेंस आ गई, अब इनको वापस जोड़ा गया, क्योंकि ये रैंडम फ्रेगमेंट थे, तो जब इनको जोड़े गए तो इसमें कुछ ओवरलैपिंग रीजन मिलते हैं, कुछ मार्कर भी लगाए गए थे। तो जब इनको जोड़ते हैं, ये काम अब कंप्यूटर में बैठ के होगा। कंप्यूटर में इन टुकड़ों को जब जोड़ते हैं तो कुछ ओवरलैपिंग रीजन मिलते हैं, जिनको हटा देते हैं और तब पूरा सेगमेंट जोड़ा जाता है। तो वही चीज आगे आपको लिखी मिलेगी, द सीक्वेंस वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम ओवरलैपिंग रीजन प्रेजेंट इन देम। ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस आर ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ये जो टुकड़ों की जो सीक्वेंस आई है ये हम मैनुअली नहीं कर सकते, और ये सारा काम मैंने कहा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया गया। यही काम आती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी, और इसीलिए कंप्यूटर प्रोग्राम की हेल्प से ये सारा काम किया गया। तो कुल मिलाकर बड़े सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दें तो हमें यहाँ दो काम करने थे। मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, ह्यूमन के 24 क्रोमोसोम के सारे डीएनए निकालने थे, उनकी पूरी सीक्वेंसिंग करनी थी, इसे कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। फिर इनमें से कहां से आरएनए बन रहा है वो जीन पता करना था, जिसको ईएसटी कहेंगे। ये करने के लिए हमने सबसे पहले ह्यूमन के डीएनए के टुकड़े किए। इन टुकड़ों को हमने बैक और एक वेक्टर की हेल्प से बैक्टीरिया और ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया, और वहां उनका कल्चर होने दिया, क्लोनिंग होने दिया। क्योंकि डीएनए बहुत लंबा था तो हम एक साथ वैसे भी स्टडी नहीं कर सकते थे। ठीक है जी।
अब बारी बारी से एक एक टुकड़ा स्टडी किया गया, सीक्वेंस पता की गई और उस सीक्वेंस को कंप्यूटर में सेव करते गए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के थ्रू ही इन टुकड़ों को वापस जोड़ा गया। जहां जहां वो सिमिलर रीजन थे वहां ओवरलैपिंग रीजन आएगा, जो टुकड़े सेम होंगे वो ओवरलैप करेंगे, उनको हटा करके बाकी चीजों को जोड़ करके पूरे डीएनए की सीक्वेंस तैयार की गई। और जब एक डीएनए की पूरी सीक्वेंस मिल गई तब उसके बाद उसमें जीन पता किए गए कि कहां कहां जीन है, कहां कहां से आरएनए बनता है। आगे बात समझ में? ये सारा काम करने में ऑलमोस्ट, वैसे तो ये प्रोजेक्ट 90 में शुरू हुआ, बट कहा जाता है कि ह्यूमन का जीनोम स्टडी होना शुरू हुआ था 96 में। शुरू के 5-6 साल इसकी तैयारियों में, टेक्नोलॉजी बनाने में, इन्हीं में लगे और 2003 तक आते आते 24 क्रोमोसोम में से 23 का स्टडी हो चुका था। एक क्रोमोसोम बच गया था, क्रोमोसोम नंबर 1, जो हमारा जीनोम का सबसे बड़ा क्रोमोसोम भी है। उसको स्टडी होने में और टाइम लगा और वो आगे 3 साल बाद यानी कि 2006 में उसका पूरा काम खत्म हुआ। वैसे इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली 2003 में कंप्लीट मान लिया जाता है, बस क्रोमोसोम 1 का काम लेकिन आगे जारी रहा। ओके, तो इस तरह से सारा अरेंजमेंट किया गया। सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 was completed in May 2006. This was the last of the 24 क्रोमोसोम, जिसमें 22 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम थे। 24 क्रोमोसोम में से जो सबसे लास्ट में सीक्वेंस हो पाया वो क्रोमोसोम 1 था, क्योंकि सबसे बड़ा क्रोमोसोम है। वो मई 2006 में पूरा हुआ, बाकी सबका काम 2003 में हो चुका था। ठीक है, अब उसके बाद जैसा मैंने कहा कि अपना सीक्वेंस तो बन गई, लेकिन अब मेन काम था जीन वगैरह पता करना, उसका मैप। तो आपको लास्ट में 1-2 लाइन और मिलेगी कि अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप। मैप बनाना, एक एक क्रोमोसोम का मैप बनाया गया, कहाँ जीन है, कितनी दूरी बाद फिर एक और जीन है। हमारे जीन दूर दूर होते हैं, तो कहाँ कहाँ जीन है उनकी लोकेशन पता कर, इसी को मैपिंग करना कहते हैं। अब इनको मैप करने में हमने क्या देखा कि जीन के बीच में भी डीएनए तो होता है और उस डीएनए में जीन नहीं है, लेकिन डीएनए के सीक्वेंस में कई तरह की फालतू सीक्वेंस होती है, जिसमें देखा गया कि 2 जीन के बीच के डीएनए में बहुत सारे रिपीटेटिव डीएनए होते हैं, यानी कि एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है। इसके बारे में अब फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ेंगे। ऐसे रिपीटेटिव डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट ऐसे नाम देते हैं। तो हम 2 जीन के बीच की जगहों में जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसकी हेल्प से मैपिंग की गई कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जहां रिपीट हो रही है उसके लेफ्ट साइड में कौन सा जीन, उसके राइट साइड में कौन सा जीन। इस तरह से रिपीटेटिव सीक्वेंस की हेल्प से जीन पता किए गए, उनका पोजीशन मार्क की गई, मैप बनाया गया। ये सारा काम बाद का था जो इसी प्रोजेक्ट में आगे किया गया, जो लास्ट में थोड़ा सा आपको लिखा हुआ मिलेगा। आगे बात समझ में? तो प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से इसका काम शुरू हुआ, किसने इसमें हेल्प करी, क्या बजट था, ये तो इंट्रोडक्शन का पार्ट था। फिर इसमें काम कैसे किया गया, इसकी मेथोडोलॉजी, सीक्वेंस एनोटेशन एंड ईएसटी। अब उसके बाद में इसके टॉपिक के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि आखिर इसमें फिर रिजल्ट्स क्या क्या मिले। अब एनसीईआरटी में आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे रिजल्ट दे रखे हैं न्यूमेरिकली। अब ये आपको एज सच याद रखने पड़ेंगे। इस पूरे टॉपिक में से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बेसिकली इसके रिजल्ट में से ही बनते हैं। तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। तो कुछ मेन ऑब्जर्वेशन देखिए। सबसे पहले तो टोटल बेस पेयर ध्यान रखना है, 3164.7 मिलियन बेस पेयर, जो हमें उम्मीद थी कि 3 बिलियन बेस पेयर होने चाहिए, करीब करीब उतने ही मिले हैं, 3000 मिलियन, मतलब एक ही बात है। तो जितने बेस पेयर सोचे गए थे लगभग उतने ही मिले। ठीक है, उसके बाद में एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर, यानी कि एक जीन की हमारी एवरेज लेंथ कितनी है, तो ह्यूमन का एक जीन एवरेज 3000 बेस पेयर लंबा होता है। ये एवरेज है, इसमें कुछ जीन बहुत लंबे भी हैं और कुछ छोटे भी हैं। ठीक है, और इनकी साइज जो है बहुत वेरी करती है। और जो सबसे बड़ा जीन है, लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बिंग डिस्ट्रोफिन जीन, जो 2.4 मिलियन बेसेस होता है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, ध्यान रखिएगा। अब वैसे एवरेज साइज 3000 बेस पेयर है, बट इनकी साइज में बहुत वेरिएशन है। ह्यूमन के जीनोम का सबसे लंबा जीन जो है वो है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का जीन, जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, 2.4 मिलियन बेसेस लंबा होता है। और यहीं आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं स्मॉलेस्ट जीन, ह्यूमन के जीनोम का स्मॉलेस्ट जीन होता है SRY जीन, या इसको TDF जीन भी कहते हैं। SRY TDF जीन, ये जो होता है केवल 14 बेस पेयर की इसकी लेंथ होती है एंड इट इज प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम, ये हमारे Y क्रोमोसोम पर होता है।
एक्स क्रोमोसोम पर लॉन्गेस्ट जीन है, ये तो एनसीईआरटी में दे रखा है। स्मॉलेस्ट आप नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, वाई क्रोमोसोम पर SRY जीन केवल 14 बेस पेयर लॉन्ग। ठीक है, ये जीन की लेंथ को लेकर के बात की गई। टोटल नंबर ऑफ जीन करीब करीब 3000 जीन माने गए कि ह्यूमन में 3000 जीन थे, जो कि हमारी उम्मीद से बहुत कम थे, मच लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेट ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन। यानी कि उम्मीद तो ये थी कि ह्यूमन में 80,000 से 1.5 लाख के आसपास जीन होने चाहिए, लेकिन हकीकत में ये 30,000 जीन मिले। तो टोटल जीन 30,000 है। ठीक है, लॉन्गेस्ट जीन, स्मॉलेस्ट जीन ध्यान रखना, एवरेज साइज 3000 बेस पेयर और टोटल बेस पेयर हमारे 3 बिलियन के आसपास है। ये कुछ इंफॉर्मेशन है। एक बड़ी काम की चीज देखिए, ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। 99.9% डीएनए हमारा सेम होता है। ह्यूमन जीनोम ने एक बड़ी अच्छी जानकारी दी, सारे ह्यूमन के डीएनए में 99.9% डीएनए सबका सेम होता है। केवल 0.1% का डिफरेंस है, वो भी इतना बड़ा है कि हम लोग इतने अलग अलग दिखाई देते हैं। दैट्स यूनिक थिंग। ओके, इसके अलावा जितने जीन पता किए गए उनमें से 50% का फंक्शन अननोन था। एक्चुअल में जीन तो मालूम कर लिए थे इस प्रोजेक्ट में, लेकिन हम सबका फंक्शन नहीं पता कर पाए। करीब आधे से ज्यादा जीन का फंक्शन पता नहीं था, जो बाद में पता किया गया, और इवन अब भी ये काम जारी है। कुछ जीन का फंक्शन तो अभी भी पता नहीं। जीन है ये पता है, लेकिन फंक्शन सबका नहीं मालूम चल पाया था। ठीक है, एक और काम की चीज, लेस देन 2% पार्ट कोड्स फॉर द जीन प्रोटीन। हमारे जीनोम के टोटल डीएनए का केवल 2% से भी कम हिस्सा प्रोटीन बनाता है, यानी कि वो जीन होता है। डीएनए का जो जीन वाला हिस्सा है वही तो प्रोटीन बनाता है। यानी कि जीनोम का डीएनए तो बहुत सारा है, लेकिन प्रोटीन बनाने वाला डीएनए बहुत कम है, लेस देन 2%। यानी कि 98% से ज्यादा जो हमारा डीएनए है जीनोम का वो बेकार है, उसमें कोई जीन नहीं है, वो प्रोटीन नहीं बनाता। समझ गए? दैट इज अनदर वेरी यूनिक थिंग। इसके अलावा हमारे जीनोम में रिपीटेटेड सीक्वेंस मेक्स अ लार्ज पोर्शन। हमारे जीनोम में रिपीटेटिव डीएनए बहुत सारे हैं, जिसमें कि एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होती है। इनको सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट ये सब कहा जाता है। अभी फिंगरप्रिंटिंग में भी थोड़ी सी और बात करेंगे इस पर। तो जीनोम में बहुत सारी सीक्वेंस रिपीटेटिव डीएनए की है। रिपीटेटिव डीएनए कोई प्रोटीन नहीं बनाते हैं, ये वो होते हैं जो सेवरल टाइम तक रिपीट होते हैं, सैकड़ों से हजारों बार ये रिपीट हो सकते हैं, एंड कोई कोडिंग नहीं करते। लेकिन रिपीटेटिव डीएनए ह्यूमन के जीनोम में क्या क्या चेंज आया इवोल्यूशन में शुरू से लेकर, उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। और इसी वजह से रिपीटेटिव डीएनए क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन में स्टडी में हेल्प करते हैं। तो हमारे जीनोम में जगह जगह बहुत सारी सीक्वेंस रिपीट हो रही हैं। ये रिपीटेटिव डीएनए कोई कोडिंग नहीं करते, कोई करेक्टर नहीं बनाते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते, बट इनके अंदर जो ओवर द टाइम चेंजेस आए हैं म्यूटेशन से, उससे हमें ह्यूमन की इवोल्यूशन को समझने में मदद मिलती है। अब ये कैसे स्टडी करते हैं ये अपने आगे की चीजें हैं, इसमें आगे डिटेल में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या यूज होता है हम वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी क्रोमोसोम 1 के अंदर सबसे ज्यादा जीन मिले हैं 2968, 2968 जीन, इसीलिए इसकी स्टडी में टाइम भी लगा था, 3 साल ज्यादा लगे हैं इसमें। और सबसे कम जीन वाई क्रोमोसोम में है 231। ठीक है, वाई क्रोमोसोम में सबसे छोटा जीन भी है, और टोटल नंबर ऑफ जीन भी वाई में ही सबसे कम है 231। इसके अलावा जीनोम में एक और यूनिक चीज जो बताई गई वो थी स्निप्स। 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी थी जिनको स्निप्स कहा गया, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे जीनोम में काफी सारे स्निप्स मिले हैं, 1.4 मिलियन। एक तो ये नंबर पूछा जाता है, स्निप्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है, SNP, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। हमारे जीनोम की ये वो सीक्वेंस है जो केवल एक न्यूक्लियोटाइड में वेरी करती है। 2 सीक्वेंस पूरी तरह से सेम केवल एक न्यूक्लियोटाइड में डिफर करे, उनको स्निप्स बोला जाता है। और ऐसी करीब 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं। ये जो स्निप्स होती हैं, एक्चुअली जो वो एक बेस पेयर का डिफरेंस हुआ, ये एक बेस पेयर का डिफरेंस भी किसकी वजह से आया? म्यूटेशन की वजह से। तो हमारे बहुत सारे जो जीन हैं, अच्छा भला जीन काम कर रहा है, म्यूटेशन हुआ, एक बेस पेयर चेंज हुआ और वो रिसेसिव अलील बन गया, और वो जीन अब काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से डिजीज हो गई। ह्यूमन में बहुत सारे जीन के रिसेसिव अलील, डिजीज कॉजिंग अलील, इसी तरह की स्निप्स हैं जो एक बेस पेयर में चेंज हो जाता है म्यूटेशन की वजह से, उससे बने। तो स्निप्स की स्टडी से डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ह्यूमन के इवोल्यूशन में क्या क्या चेंज और कैसे कैसे म्यूटेशन आए, इसका भी पता चलता है।
ठीक है, तो SNPs पर काफी स्टडी की जाती है और ये बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन देता है, क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस यानी कि डिजीज कॉजिंग जीन और ह्यूमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में म्यूटेशन से कैसे कैसे चेंज आया, ये हमें SNPs से भी पता चलता है। ओके, तो ये कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं जो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स में दे रखे हैं। आपको ये ध्यान रखने हैं, इसमें जो फैक्ट जो डाटा दिए हैं वो सच याद रखना, प्रॉपरली मार्क कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा याद होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के करीब करीब 3 पेज में हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है। मैंने उसी की ही मैक्सिमम सारी लाइंस ली हैं और उसी को समझा है। 3 हिस्से हैं टॉपिक के कुल मिलाकर के, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी मेथोडोलॉजी कि इंट्रोडक्शन में तो ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ, किसने हेल्प करी, कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ, फिर इसका काम कैसे किया गया, इसकी मेथोडोलॉजी, और फिर क्या इसके रिजल्ट मिले हैं, सेलियन फीचर्स। ये 3 चीजें हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसमें और भी आगे फ्यूचर की चीजें, फ्यूचर चैलेंजेस थोड़ा बहुत दे रखा है, उसको वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर की, इस टॉपिक की, वो हमने डिस्कस की। तो ये याद करने का पार्ट है, कहानी की तरह इसको ध्यान रखिएगा कि क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। बतौर बायोलॉजी स्टूडेंट हमें ये पता भी होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, स्टोरी की तरह ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कोई बार बार नहीं होते हैं। तो ये कब कैसे हुए, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री थी और क्या हमें रिजल्ट मिला, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वैसे भी ध्यान रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अगला और आखिरी हमारा जो हिस्सा है वो एक और बड़ी यूजफुल और यूनिक टेक्निक है, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, एक्चुअली नेम होना चाहिए, एक और नाम हम इसको दे सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी कह सकते हैं। फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक क्या है? वैसे ये टेक्निक का जो थीम है बड़ी यूजफुल टेक्निक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, एनसीईआरटी पूरी बात कम ही समझाती है, लेकिन मेन चीजें उन्होंने दे रखी है। तो हम फिंगरप्रिंटिंग क्या है, कैसे की जाती है, उसका क्या प्रिंसिपल है, और ये सारी चीजें इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन जीनोम की हमारी जो स्टडी थी उसमें मैंने अभी आपको बताया था कि एक बड़ी काम की चीज हमें मिली थी कि 99.9% डीएनए हमारा सेम है। अब जब 99.9% डीएनए सारे ह्यूमन का सेम है, यानी कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट कितना हुआ? ओनली 0.1%। यानी कि डिफरेंस देखा जाए तो ओनली 0.1% डिफरेंस एग्जिस्ट। ठीक है, इतना कम डिफरेंस। तो हमें लगा कि जब इतना सारा तो सेम ही है, डिफरेंस जरा सा है, और हम अगर डीएनए के बेस पर किसी पर्सन को पहचानना चाह रहे हैं, देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है उसके डीएनए के बेस पर। और जब हमें मालूम चल रहा कि 0.1% का डिफरेंस है, तो हमें भी उम्मीद लगी कि यार इतना सा तो डिफरेंस है, तो चलो डीएनए से पहचान ले। अब यह नाम फिंगरप्रिंटिंग क्यों दिया गया? क्योंकि पहचानने का ये काम पहले फिंगरप्रिंटिंग से होता है और आज भी होता है। हमारे थंब प्रिंट, हमारे फिंगरप्रिंट जो हाथ के हैं वो हर ह्यूमन के अलग अलग होते हैं। और इंडियन सिविलाइजेशन में ही, एंशिएंट टाइम में इंडियंस ने ही ये सबसे पहले नॉलेज पता किया था कि हर ह्यूमन के अंगूठे का निशान सबका अलग अलग होता है और इससे हम लोगों को पहचान सकते हैं। अब क्योंकि वो भी पहचानने का काम था और आज हम डीएनए के बेस पर किसी पर्सन को पहचान रहे हैं, बात क्योंकि काम दोनों का आइडेंटिफिकेशन का ही है, इसलिए इसको भी क्या कह दिया गया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। समझ में आई बात? ह्यूमन जीनोम की स्टडी हमें यह भी बताती है कि बहुत कम डिफरेंस है, तो हमने सोचा चलो इसी से पहचाने। लेकिन ये 0.1% ध्यान रखना कम नहीं है। थोड़े समय बाद हमें पता चला कि ये तो परसेंटेज था, एक्चुअल देखा जाए कि कितना बेस पेयर का डिफरेंस है। तो आप देखिए ह्यूमन जीनोम में होते हैं 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, इसका 0.1% अगर लेंगे तो ये आता है 3 × 10⁶ बेस पेयर। यानी कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से कितने बेस पेयर में डिफर करेगा? तो यहां ध्यान रखिएगा 3 × 10⁻⁶ बेस पेयर। अब इतने सारे बेस पेयर से ये जो बेस पेयर है, इसी के बेसिस पर हर ह्यूमन के फिनोटाइप में डिफरेंस आता है, जो अलग अलग हम दिखाई देते हैं वो इसी वजह से है। इट इज द डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस, सॉरी it is this difference in sequence of DNA which makes every individual unique in their phenotypic appearance। मतलब 3 × 10⁶, 0.1% का यही वो डिफरेंस है जिससे हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से फिनोटिपिकली अलग नजर आता है। ओके, तो 0.1% कहना कम है, लेकिन बेस पेयर में कितना है? 3 × 10⁶।
अगर हम इसी के बेस पर किसी डीएनए को, किसी पर्सन को पहचानते हैं, तो ये इतने बेस पर मैच करने पड़ेंगे जो इतना आसान काम नहीं है। जल्दी हमें समझ में आया कि 0.1% का डिफरेंस हमारा बहुत ज्यादा है और इससे तो कोई इजी वे में किसी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इफ वन एम्स टू फाइंड आउट द जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए एवरी टाइम वुड बी वेरी डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, इतने सारी सीक्वेंस करना, इतने बेस पेयर का मैच करके किसी को पहचानना बहुत डॉन्टिंग, मतलब बहुत डिफिकल्ट, बहुत एक्सपेंसिव होगा। समझ गए? इसीलिए अब कुछ और तरीके से हम किसी पर्सन को पहचानेंगे। आज जो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेते हैं उसमें हम ये 0.1% का डिफरेंस काम में नहीं लेते हैं, ध्यान रखना। और जो मेथड हमने बनाया है वो बड़ा क्विक मेथड है, फटाफट होता है और कंफर्म है, ऑथेंटिक है कि इसके बेस पर आप कंफर्म किसी पर्सन को पहचान सकते हो। ठीक है, सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग राइट नाउ जो हमारे पास है, इट्स अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू पर्सन। ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। ये नीट 21 का भी क्वेश्चन है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर बेस्ड है? देखो 0.1% तो नहीं ले रहे हमारे जीनोम में, जैसा मैंने अभी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी कहा था कि रिपीटेटिव डीएनए होता है, रिपीटेटेड सीक्वेंस होती है। ये रिपीटेटिव सीक्वेंस कोई जीन नहीं है, कोई करैक्टर नहीं बनाती, लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस कुछ ऐसे होते हैं जिससे आप किसी पर्सन को पहचान सकते हो। ठीक है, तो अपने को कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर बेस्ड है, तो रिपीटेटिव डीएनए और उसमें पाए जाने वाले डिफरेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, और ये वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? छोटी छोटी सीक्वेंस है जो हमारे डीएनए में किसी जगह पर कई बार रिपीट होती हैं, सैकड़ों हजारों बार एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट होती हैं, उस हिस्से को रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। और ये रिपीटेटिव डीएनए अक्सर हमारे जीन के बीच की खाली जगहों में होते हैं। ये रिपीटेटिव डीएनए ही इस पूरी फिंगरप्रिंटिंग का बेस होता है। ओके, तो फिंगरप्रिंटिंग रिपीटेटिव डीएनए पर बेस्ड एक कंसेप्ट है जिससे हम लोगों को पहचान सकते हैं। और ये रिपीटेटिव डीएनए जो है, हम अपने पूरे बाकी डीएनए में से इसको हम अलग भी कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन जीनोम के डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करें, सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत हाई स्पीड से जब डीएनए को घुमाया जाता है तो डीएनए अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग हो जाता है। तो वहां हम देखते हैं कि बाकी सारा डीएनए तो एक साथ अलग होता है, लेकिन रिपीटेटिव डीएनए के बैंड्स अलग बनते हैं। ठीक है, सो दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पीक ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, बल्क जीनोमिक डीएनए मेजर पीक बनाता है और छोटी छोटी पीक बनती है, वो सैटेलाइट डीएनए की होती है। इस तरह से अगर हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो इस तरह की पीक्स बनती है। तो एक तो मेजर पीक होती है और बाकी कुछ माइनर पीक्स होती हैं। यहां से क्वेश्चंस भी पूछा गया है। तो मेजर पीक, माइनर पीक क्या है? पहली बात, ह्यूमन के डीएनए का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, हमें रिपीटेटिव डीएनए कैसे देखने को मिलेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमारा बाकी सारा डीएनए तो एक साथ अलग दिखाई देता है और जो रिपीटेटिव डीएनए होता है वो अलग से बैंड्स बनाता है। तो यहां पर भी वही है, मेजर पीक और माइनर पीक। तो मेजर पीक तो हमारा बल्क जीनोमिक डीएनए, माइनर पीक जो होता है वो सैटेलाइट डीएनए शो करता है। इसी सैटेलाइट डीएनए के अंदर ही हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है। सैटेलाइट डीएनए का मतलब भी वही है, जो डीएनए हमारा यूजलेस है, जो कोई प्रोटीन कोड नहीं करता, जो जीन नहीं है, वो सैटेलाइट डीएनए। और उसी सैटेलाइट मतलब दो जीन के बीच का हिस्सा, और वही सैटेलाइट डीएनए में ही मेनली रिपीटेटिव डीएनए होता है। हालांकि सैटेलाइट डीएनए पूरा रिपीटेटिव डीएनए का नहीं होता, बट इसमें काफी सारी जगह सीक्वेंस रिपीट होती हैं। तो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला जो डीएनए है, इसकी एवरेज डेंसिटी बाकी डीएनए से अलग आती है। इसलिए जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, याद रखिएगा, तो हमें अलग अलग पीक मिलेगी। पीक का मतलब है बैंड्स, जैसा मीजल्स स्टॉल एक्सपेरिमेंट में भी होता है। तो एक जो मेन पीक आएगी वो तो हमारे सारे डीएनए का एवरेज डेंसिटी होगी, और कुछ छोटी छोटी पीक्स होंगी। ये जो छोटे छोटे बैंड्स होते हैं ये रिपीटेटिव डीएनए के होते हैं और अलग अलग तरह की सीक्वेंस रिपीट हो रही होती है। ठीक है, और ये सैटेलाइट डीएनए में ही आते हैं। अब ये रिपीटेटिव डीएनए की सीक्वेंस को जब हमने और स्टडी किया, हमें पता चला कि इसके अंदर कई बार तो बहुत छोटे सी सीक्वेंस रिपीट हो रही, इवन एक बेस पर ही रिपीट हो जाता है, 5 बेस पर भी रिपीट हो रहे हैं, और कई बार बड़ी बड़ी सीक्वेंस रिपीट होती है। क्योंकि कई बार छोटी सीक्वेंस भी रिपीटेशन है, कई बार बड़ी सीक्वेंस का भी रिपीटेशन, अलग अलग जगह बहुत सारी है। तो इसी के बेस पर देखो, डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन कि AT है या GC है, उस रिपीटेटिव सीक्वेंस में बेस कंपोजिशन क्या है, लेंथ ऑफ सेगमेंट,
कि रिपीट होने वाली सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, छोटी है या बड़ी सीक्वेंस है, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स और वो कितनी बार रिपीट हो रही है। अक्सर देखेंगे छोटी सीक्वेंस ज्यादा बार रिपीट होती है, बड़ी सीक्वेंस कम बार रिपीट होती है। तो देखिए बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। अब इनको सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए को आगे बांटा गया। माइक्रो सैटेलाइट वो हैं जिनमें बहुत छोटी सीक्वेंस रिपीट होती है, एक बेस पेयर से 5-6 बेस पेयर तक। और मिनी सैटेलाइट वो है जो 11 से लेकर के 60 बेस पेयर तक की सीक्वेंस को रिपीट करते। समझ गए? है तो दोनों रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है, लेकिन बस इनका फर्क इतना सा है कि छोटी छोटी सीक्वेंस रिपीट होगी माइक्रो सैटेलाइट, बड़ी बड़ी सीक्वेंस रिपीट होगी मिनी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए के अंदर की ये चीजें हैं और यही सेट माइक्रो मिनी सैटेलाइट ही फिंगरप्रिंटिंग बनाने में काम आती है। इसमें से भी एलेक्स जेफरी जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी थी, उन्होंने मिनी सैटेलाइट यूज की थी, अभी आगे बताएंगे। और इसीलिए मिनी सैटेलाइट का ज्यादा यूज किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। हालांकि फिंगरप्रिंटिंग में भी बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है। अब हम एक बेसिक चीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये जितने भी रिपीटेटिव सीक्वेंस हैं ये बहुत सारी होती है, लेकिन कोई प्रोटीन कोड नहीं करते हैं और ये बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीनोम का होता है, लेकिन कोई जीन नहीं है प्रोटीन कोड नहीं करते हैं। अभी हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताया था कि प्रोटीन कोड करने वाला तो हमारे जीनोम का खाली 2% डीएनए है, बाकी डीएनए तो फिर बेकार ही है और उस बेकार यूजलेस डीएनए में ही ये मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए इन रिपीटेटिव डीएनए में एक बड़ी अच्छी बात क्या है, जहां से फिंगरप्रिंटिंग निकल के आती है। और फिंगरप्रिंटिंग को थोड़ा सा ब्रीफ में समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा उलझोगे तो अभी, क्योंकि ये आपके डिटेल्ड वे में कोर्स में नहीं है इसलिए दिक्कत होगी। अब जो ये रिपीटेटिव डीएनए होता है, मेरी दो बातें ध्यान से सुनना। ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, छोटे बड़ी जो भी सीक्वेंस रिपीट हो रही है, ये हमारे सारे ह्यूमन सारे डीएनए में सब में सेम होती है। रिपीट होने वाली सीक्वेंस सभी ह्यूमन के सभी डीएनए में सेम होती है, लेकिन ये कितनी बार रिपीट होती है, इनका नंबर ऑफ रिपीटेशन सब में अलग अलग होता है। तो रिपीटेटिव डीएनए मेनली नंबर ऑफ रिपीटेशन में वेरी करता है। सीक्वेंस तो वो की वही है, लेकिन किसी में मान लो एक सीक्वेंस किसी में 100 बार रिपीट हो रही है, किसी में 150 बार होगी, किसी में 200 बार भी हो सकती है। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन क्या है, सब में अलग अलग है और इस नंबर के वेरिएशन को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म एक कॉमन टर्म है जिस पर एनसीईआरटी ने एक पूरा पैराग्राफ समझा दिया है। पॉलीमॉर्फिज्म का थोड़ा सा हिस्सा फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। कोई भी चीज जिसके कई रूप पाए जाएं उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, जिसके कई फॉर्म हो उसे पॉलीमॉर्फ कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिपीटेटिव डीएनए में जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है वो सब में अलग अलग है, ये एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म है। और ये क्योंकि सारे ह्यूमन में अलग अलग है तो ये एक हाई डिग्री का पॉलीमॉर्फिज्म है। ठीक है, और इसी पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पर फिंगरप्रिंटिंग बनती है। ठीक है, कुछ बातें आपको पूरे इस पैराग्राफ में मिलेगी। दिस सीक्वेंस शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये ध्यान रखना, यहां एक क्वेश्चन बन सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है। तो डीएनए का पॉलीमॉर्फिज्म जो है, रिपीटेटिव डीएनए का जो पॉलीमॉर्फिज्म है वही उसका बेस है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टॉपिक आपको एनसीईआरटी में दिख रहा होगा। उसका पहला पैराग्राफ तो जनरल इंट्रोडक्शन है जो मैंने पहले समझाया। ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये सब उसके दूसरे पैराग्राफ में लिखी है, बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है। हालांकि पूरी चीजें नहीं लिखी हैं, बट जितनी हैं उन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फिंगरप्रिंटिंग का बेस क्या है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इससे। हाँ, अब एक और चीज देखिए, एक पर्सन की तो सारी सेल एक जैसी होती। हमारी एक पर्सन के लाइफ शुरू कैसे हुई, एक जाइगोट से। जाइगोट में माइटोसिस होता गया और हमारा पूरा शरीर बन गया। तो अब देखिए पर्सन टू पर्सन पॉलीमॉर्फिज्म होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में रिपीट होने वाली सीक्वेंस के नंबर अलग अलग होंगे, लेकिन एक पर्सन की सारी सेल में तो सेम ही होगा ना, क्योंकि हम तो माइटोसिस से बने। तो एक पर्सन की सारी सेल सेम जीनोम रखती है, सेम नंबर ऑफ रिपीटेटिव डीएनए, सेम सब कुछ। तो इसलिए एक पर्सन की सारी सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। समझ में आई बात? और इसी वजह से तुम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो, हमें मान लीजिए कहीं से कुछ ब्लड मिला, कहीं से कुछ सेल मिली, हमने उसका डीएनए निकाला और उसका रिपीटेटिव डीएनए का एक पॉलीमॉर्फिज्म देखा। ठीक है, अब उसमें जो भी चीज हमें नजर आई वो उस पर्सन की सारी सेल में सेम होगी, क्योंकि एक पर्सन की सारी सेल का पॉलीमॉर्फिज्म और डीएनए तो एक जैसा होता है।
तो अगर हमें कहीं ब्लड सैंपल मिला, कुछ भी मिला, उसका पॉलीमॉर्फिज्म किसी एक्स पर्सन के डीएनए से मैच कर रहा है, तो एक बात तो तय है कि ये ब्लड उसी पर्सन का है, इसी तरह से आइडेंटिफाई होगा। इसी तरह से पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग बनते हैं तो दोनों पेरेंट्स के डीएनए से कंबाइन होकर के ऑफस्प्रिंग का डीएनए बनता है, तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो अपने दोनों पेरेंट के कॉम्बिनेशन से बनेगा। उससे आप ये पता लगा सकते हो कि कोई चाइल्ड इन पेरेंट्स का है या नहीं है। ये दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म एटसेट्रा फ्रॉम एन इंडिविजुअल शोज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, they become very useful in identification tool in forensic application। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सबसे ज्यादा यूज ही फॉरेंसिक में है, लोगों को पहचानने की टेक्निक, क्योंकि एक पर्सन की सारी सेल में एक जैसा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। अक्सर हमें क्राइम प्लेस पर इसी तरह के सैंपल मिलते हैं, या तो ब्लड मिल जाता है, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, ये जो चीजें हैं यही हमें क्राइम प्लेस पर मिलती है। इनमें से हम क्या करते हैं, डीएनए निकालते हैं, इसका एक पॉलीमॉर्फिज्म बनाते हैं, और इसका पॉलीमॉर्फिज्म फिर जिस पर्सन से मैच कर रहा होता है, इसका मतलब ये सेल उसी पर्सन की है और इस तरह से उसको पहचाना जाता है। तो ये फॉरेंसिक में लोगों को पहचानने में बड़ा काम आता है। फिर जैसा मैंने कहा कि मदर फादर और बच्चे के रिलेशन में ये उसमें भी काम आता है। सिंस पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, अब पेरेंट्स से चिल्ड्रन में भी ये इनहेरिट होता है और दोनों पेरेंट्स से चिल्ड्रन का अपना एक नया कॉम्बिनेशन बनता है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चिल्ड्रन किन पेरेंट्स का है या नहीं है। और इस तरह से ये पैटर्निटी टेस्टिंग वगैरह में भी काम आ सकते हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह, फैमिली डिस्प्यूट सॉल्व करने में। तो ये चीजें एग्जाम में भी पूछी गई, इसके एप्लीकेशंस, ठीक है। तो कुल मिलाकर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे जीनोम के अंदर मिलने वाले सैटेलाइट डीएनए के, रिपीटेटिव डीएनए के पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से होता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ये सैटेलाइट डीएनए मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट जैसा हो सकता है। और ये रिपीटेटिव डीएनए में मेनली डिफरेंस किस बात का होता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन का। और ये सब जो नंबर का वेरिएशन है इसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अच्छा, ये नंबर का रिपीटेशन आया, नंबर का डिफरेंस आया कहां से? किसी पर्सन में कोई सीक्वेंस 100 बार रिपीट हो रही है तो किसी दूसरे के अंदर वो कम ज्यादा हो रही है, तो नंबर का जो डिफरेंस आया वो डीएनए में चेंज हुआ। डीएनए में चेंज का मतलब म्यूटेशन। तो पूरा डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ध्यान रखना म्यूटेशन की वजह से बनता है। अब आपको यहां एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को लेकर, ठीक है। उसकी कुछ बातें अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म एक अलग टॉपिक है, उसमें से थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म यहां काम आ रहा है फिंगरप्रिंटिंग में, इसीलिए थोड़ा बहुत हमें पॉलीमॉर्फिज्म का आइडिया होना चाहिए। और ये जो मैंने उस पैराग्राफ की कुछ मेन बातें लिखी हैं, आपको ध्यान रखना है। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मीनिंग है? पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अभी अपन ने ह्यूमन जीनोम पढ़ा, वहां भी मैंने क्या कहा था, ये जीन के बीच में मिलते हैं और ये जीन के बीच में होते हैं, तो इनको मैप बनाने में इजी रहता है कि इनके दोनों तरफ कौन सा जीन है, हम उसको लोकेट कर सकते हैं। तो ये इसीलिए जीनोम मैपिंग, जेनेटिक मैपिंग में भी काम आते हैं और साथ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी काम आता है। कौन? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वही रिपीटेटिव डीएनए का जो डिफरेंसेस है, ये अभी नीट 22 में रिसेंटली पूछा भी गया है। अब पॉलीमॉर्फिज्म, जैसा मैंने कहा कि डीएनए के डिफरेंट फॉर्म किससे बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये बड़ी अच्छी लाइन है, पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा तो डीएनए में चेंज आएगा, और डीएनए में जो चेंज आता है और ये इनहेरिट होता जाता है, तो ये इकट्ठा होता है और इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहां इनहेरिट होना जरूरी है। एक पर्सन की बॉडी में एक सेल में म्यूटेशन हो गया और उस पर्सन की डेथ हो गई, वो म्यूटेशन प्रोजेनी में गया ही नहीं, किसी काम का नहीं। कोई भी म्यूटेशन तब हमारे लिए काम का है जब वो इनहेरिट होता है। जब वो इनहेरिट होता है तब वो लोगों में आगे से आगे जाता है और बढ़ता भी है, और जब वो ज्यादा अमाउंट में होता है तभी हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि न्यू म्यूटेशन में अराइज इन इंडिविजुअल आइदर इन सोमेटिक और जर्म सेल्स। अब देखो, म्यूटेशन तो सोमेटिक सेल, जर्म सेल्स दोनों में होते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, जो म्यूटेशन इनहेरिट होगा वही पॉलीमॉर्फिज्म बनाएगा। इनहेरिट कौन सा म्यूटेशन होगा? जर्मिनल सेल का, सोमेटिक सेल का तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो जर्मिनल सेल्स हैं, जो गैमेट्स वगैरह बनाती हैं, और वो जो जर्मिनल म्यूटेशन है वही इनहेरिट होकर के पॉलीमॉर्फिज्म बनाएगा।
बशर्ते कि उस जर्मिनल म्यूटेशन से ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी खत्म ना हो जाए। यानी कि मान लो किसी पर्सन की जर्मिनल सेल में म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन कुछ ऐसा हुआ कि उसमें गैमेट बनना ही बंद हो गए। अब वो हुआ जर्मिनल सेल में, लेकिन गैमेट ही नहीं बन रहे, तो क्या वो म्यूटेशन इनहेरिट होगा? बिल्कुल नहीं। और जब तक इनहेरिट नहीं होगा तो इसकी पॉपुलेशन में अमाउंट नहीं बढ़ेगी। और किसी भी म्यूटेशन से बने डीएनए की जब तक अच्छी खासी क्वांटिटी नहीं होती, हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहते। तो यह ध्यान रखिएगा, ये लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है, इफ ए जर्म सेल्स म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इंपेयर एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी to have offsprings who can transmit the mutation and it can spread into the other members of the population। ठीक है, यानी कि एक जर्म सेल्स म्यूटेशन कब इनहेरिट होगा? एक जर्म सेल्स म्यूटेशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को सीरियसली इंपेयर ना करे, यानी कि सीरियसली खत्म ना करे, तब वो इनहेरिट होता है, पॉपुलेशन के दूसरे मेंबर्स में जाता है और वो बढ़ता है, और तब वो पॉलीमॉर्फिज्म बनता है और फिर हम उसी से उसको पहचान पाते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म बनने के लिए जरूरी है कि पहले म्यूटेशन हो और फिर वो म्यूटेशन इनहेरिट भी हो। इसलिए जो इनहेरिटेबल म्यूटेशन नहीं है, सोमेटिक सेल्स में होने वाला या जो भी है, जर्म सेल्स में हो गया और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई या ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस नहीं हुआ, ऐसे म्यूटेशन से कभी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं बनता और वो काम भी नहीं आते। तो जो इनहेरिट होगा, इनहेरिट होकर के पॉपुलेशन में जब अच्छी खासी क्वांटिटी में आ जाएगा, तब फिर हम उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हमारे ये जितने रिपीटेटिव डीएनए देखो, इनके अंदर म्यूटेशन होता है। मान लो कोई सीक्वेंस 100 बार रिपीट हो रही है, इसमें म्यूटेशन हो गया तो एक सीक्वेंस खराब हो गई, तो अब 99 एक जैसी रह गई। पहले एक जैसी 100 थी, अब 99 रह गई। फिर म्यूटेशन हुआ, 98 रह गई। तो आप देखिए म्यूटेशन की वजह से नंबर ऑफ रिपीटेशन में फर्क आ रहा है, और नंबर ऑफ रिपीटेशन के इसी डिफरेंस को तो पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं। अच्छा, ये सारा का सारा हमारा नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए तो 2% है जिससे प्रोटीन बनता है, करैक्टर बनता है। 98% बेकार डीएनए, उसको नॉन कोडिंग डीएनए कहते हैं। सारा रिपीटेटिव डीएनए किसमें है? नॉन कोडिंग डीएनए में। इसमें म्यूटेशन हो भी जाए तो क्या हमारे किसी करैक्टर पर कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, वो तो जीन में म्यूटेशन से आएगा। तो ये नॉन कोडिंग डीएनए में म्यूटेशन हो भी जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि ये इकट्ठे होते रहते हैं, और इनमें म्यूटेशन से ही रिपीटेटिव डीएनए के नंबर चेंज होते हैं, और इसी से हमारा फिंगरप्रिंटिंग का काम आता है यार। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा, अलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म if more than one variant at a locus occurs in population with a frequency greater than 0.01। अब ये एक चीज और ध्यान रखनी है, कोई भी डीएनए में जब म्यूटेशन होगा तो कुछ नया फॉर्म या नया अलील बनेगा। अब ये नया अलील को नया कब मानेंगे? किसी एक पर्सन में बनने से नहीं मानते हैं। हमने कहा ना कि ये पॉपुलेशन में इनहेरिट होकर ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए। कोई भी नया फॉर्म डीएनए का, कोई नया जीन, नया अलील, कुछ भी पॉपुलेशन में जब तक 0.01 की फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा, तब तक उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कंसीडर करते, उसे नया फॉर्म नहीं मानते हैं। ये कुछ फैक्ट है, इनको सीधा ध्यान रखिएगा। जी, म्यूटेशन से नया जीन बन गया, नया अलील बन गया, नया फॉर्म बन गया, लेकिन नया माना कब जाएगा? जब 0.01 हो। 0.01 का मतलब होता है पॉपुलेशन के सारे अलील में उसका 1%। 0.01 का मतलब है 1%। तो 1% लोगों में आना चाहिए, 1% अलील इतने होने चाहिए, तब हम उसको नया अलील मानते हैं। इसलिए ये काम इतना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है, इनहेरिट होता है सालों साल, वर्षों तक, तब जाकर कुछ चीजें होती हैं जो पॉपुलेशन के बहुत सारे लोगों में दिखाई देती हैं, फिर हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म मानते हैं और वही हमारे काम भी आता है। ठीक है, और ये जितने भी इनहेरिटेबल म्यूटेशंस हैं, जब ये हाई फ्रीक्वेंसी में होंगे तभी पॉलीमॉर्फिज्म माने जाएंगे, यानी कि लगातार इनहेरिट होते रहने चाहिए। 0.01 एक हाई फ्रीक्वेंसी का लेवल माना जाता है, तो 0.01 या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तभी हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म में कंसिडर करेंगे। ठीक है, और ऐसे वेरिएशन, ऐसी सारी चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इनमें म्यूटेशन जो होगा वो हमें कोई दिक्कत प्रोड्यूस नहीं करता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर as mutation in this sequence may not have any immediate impact in an individual's reproductive ability। अब देखिए, थोड़ा इसको और समझते हैं। देखिए, अब एनसीईआरटी ने क्या एक पैराग्राफ में ही बहुत सारी बातें डाल दी, कोशिश कर रहे हैं कि इसकी लाइनों से ही हम चीजों को थोड़ा समझ लें। अब हमारे पास डीएनए में, जैसे मैंने कहा, एक तो 2% का कोडिंग डीएनए जो जीन है हमारा, और एक 98% का नॉन कोडिंग डीएनए है। म्यूटेशन दोनों में हो सकता है। अब देखो, जीन में अगर म्यूटेशन हुआ कोडिंग डीएनए में, तो उसका तो पता भी तुरंत चलता है, क्योंकि जीन में म्यूटेशन हुआ तो करैक्टर चेंज हो जाएगा।
और हो सकता है उस म्यूटेशन से ऑर्गेनिज्म को कोई डिजीज हो जाए और वो मरी जाए। तो जीन में होने वाला म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं, लेकिन जो जीन नहीं है, नॉन कोडिंग डीएनए जो है भी बहुत सारा 98%, तो इसमें कितना ही म्यूटेशन हो जाए ये इकट्ठा होता रहता है और इससे ऑर्गेनिज्म की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी या उसकी सर्वाइवल पर कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सब नॉन कोडिंग डीएनए में है एंड दे नॉट हैव एनी इमीडिएट इंपैक्ट ऑन एन इंडिविजुअल के किसी कैरेक्टर में, उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, किसी में भी नॉन कोडिंग डीएनए में म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए ये इकट्ठे होते रहते हैं। और इकट्ठे होते होते जिस दिन ये 0.01 से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी में हो जाते हैं तो हमारे लिए एक पॉलीमॉर्फिज्म बन जाता है और हम इसका यूज कर सकते हैं। बट इनसे ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। ये सारा रिपीटेटिव डीएनए है, इनमें म्यूटेशन कर भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? तो ये इकट्ठा होता रहता है। म्यूटेशन इन दिस रीजन कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसमें म्यूटेशन होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और यही हमारा आगे चल के पॉलीमॉर्फिज्म बनता है और इसी में से हम फिंगरप्रिंटिंग के लिए इसको यूज करते हैं। ये जो पूरा पैराग्राफ था, जो 3rd नंबर का पैराग्राफ है, इसमें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को समझाया। तो नटशेल में अपन 2-4 मेन बातें ध्यान रख लें। सबसे पहले डीएनए के डिफरेंट फॉर्म होना पॉलीमॉर्फिज्म है, नंबर 1। नंबर 2, डीएनए के डिफरेंट फॉर्म म्यूटेशन से बनते हैं, इसका मतलब पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन से बनता है, ठीक है। लेकिन हर म्यूटेशन से जो नया फॉर्म बनता है हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहते। हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म तब कहते हैं जब इसकी पॉपुलेशन में क्वांटिटी अच्छी खासी हो। तो अच्छी खासी क्वांटिटी होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि म्यूटेशन जो हो वो इनहेरिट हो। म्यूटेशन एक ऑर्गेनिज्म होते अगर खत्म हो गया तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर वो म्यूटेशन जर्म सेल्स में हुआ और वो इनहेरिट होता जाता है तो फिर पॉपुलेशन में उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। जिस दिन पॉपुलेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा हो जाती है तो हम उसको नया फॉर्म मानते हैं और फिर हम उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ये एक बेसिक पॉलीमॉर्फिज्म का आइडिया है। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्योंकि नॉन कोडिंग डीएनए में है, इसमें म्यूटेशन हो भी जाता है तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इससे कोई करैक्टर तो बनता नहीं है। लेकिन इसके अंदर होने वाले म्यूटेशन से जो डिफरेंट वेरिएशन आ जाते हैं, जो रिपीटेटिव डीएनए के नंबर ऑफ रिपीटेशन चेंज हो जाते हैं, इसी का यूज करके हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो म्यूटेशन से पॉलीमॉर्फिज्म बनता है और एक हाई पॉलीमॉर्फिज्म, हाई फ्रीक्वेंसी वाला पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो हम फिंगरप्रिंटिंग में भी काम में लेते हैं। कम से कम इतनी बेसिक बातें जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। बाकी फिंगरप्रिंटिंग के लैब प्रोसेस पर है कि फिंगरप्रिंटिंग का काम कैसे किया जाता है। अब इसमें कुछ चीजें बायोटेक की आएंगी, फिलहाल आप सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रख लीजिए। बाकी बायोटेक के चैप्टर में फिर इनकी प्रोसेस को और भी आगे समझाया जा सकता है, ओके। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एलेक्स जेफरी। फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया था। तो एक तो ये नाम ध्यान रखना, इनको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोलते हैं। एलेक्स जेफरी ने डेवलप किया। उन्होंने सैटेलाइट डीएनए प्रोब यूज किए। अब वही सैटेलाइट डीएनए बोले तो रिपीटेटिव डीएनए, उन्हीं को यूज किया गया। और ये जो सैटेलाइट डीएनए थे इसको कहा गया VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। देखिए इस नाम को समझिए, ये जो रिपीटेटिव डीएनए होते हैं क्योंकि ये लगातार रिपीट होते हैं किसी भी एक जगह पर, तो इनको टेंडम रिपीट कहते हैं और इनका नंबर पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। तो इसलिए वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट VNTR बोला जाता है। VNTR रिपीटेटिव डीएनए को ही कहते हैं क्योंकि उनका नंबर सब पर्सन में अलग अलग होता है, इसलिए इनको उन रिपीटेटिव डीएनए को ही VNTR बोल रहे हैं। एलेक्स जेफरी ने हमारे डीएनए के उन रिपीटेटिव डीएनए, उन VNTR का ही यूज करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाई। मिनी सैटेलाइट यूज किया है मेनली उन्होंने, ठीक है, और उसी का उन्होंने प्रोब यूज किया है और उसी से बनाया गया। VNTR बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए कॉल्ड मिनी सैटेलाइट। जो मैंने कहा ना, मिनी सैटेलाइट को यूज किया गया। ये एक रिपीटेटिव डीएनए है। 11 to 60 बेस पेयर के साइज का रिपीटेशन होता है। 11 बेस पेयर, 12 बेस पेयर, कितने भी हो सकते और ये रिपीट होते जाते, किसी भी एक जगह पर बहुत बार रिपीट होंगे, उस पूरे हिस्से को अपन मिनी सैटेलाइट कहते हैं। वही VNTR भी है। इसकी एनसीईआरटी ने साइज भी दे रखी है। अ स्मॉल डीएनए सीक्वेंस इज अरेंज्ड टेंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स। तो कॉपी नंबर वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल एंड नंबर ऑफ रिपीटेशन शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एज अ रिजल्ट साइज ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम 0.1 to 20 KB। KB का मतलब होता है किलो बेस पेयर, ठीक है। तो ये जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए होता है, ये पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करता है। मैंने कहा ना, एक सीक्वेंस मान लो एक क्रोमोसोम में 100 बार रिपीट हो रही है,
दूसरे क्रोमोसोम में पता चला 98 बार ही रिपीट हो रही है, किसी और पर्सन में कुछ और नंबर है। तो पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, नंबर ऑफ रिपीटेशन सब में वेरिएबल होता है, और इसी नंबर ऑफ रिपीटेशन की वजह से एक पॉलीमॉर्फिज्म बनता है, और इसको हम मिनी सैटेलाइट कहते हैं। इस VNTR, इस मिनी सैटेलाइट की साइज 0.1 से 20 किलो बेस पेयर की होती है। ठीक है, ये साइज तो डायरेक्ट पूछी जा सकती है, बाकी इसका कोई खास मतलब नहीं है, तो याद रखिएगा। ओके, बाकी यहां पर जो टेक्निक यूज होती है वो होती है सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। जिस टेक्निक से पूरा फिंगरप्रिंट बनता है वो है सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ी रेडियो एक्टिविटी भी काम में लेते हैं। मैंने कहा ना, अभी हम प्रोसेस के सिर्फ स्टेप ध्यान रखेंगे, ज्यादा डिटेल सब बायोटेक का पार्ट है, तो बायोटेक के अंदर भी वहां भी आती है। सबसे पहला काम होता है कि जो सेल हमें क्राइम प्लेस से मिली उसमें से DNA निकाला जाता है। ठीक है, फिर उस DNA का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से टुकड़े करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम बायोटेक में पढ़ेंगे, ये हमारे DNA को पर्टिकुलर जगह से काटता है, तो DNA के टुकड़े हो जाते हैं। हमें तो रिपीटेटिव DNA चाहिए, तो रिपीटेटिव के दोनों तरफ भी ये कट करता है। ठीक है, तो यहाँ हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस DNA निकाला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अब इसके टुकड़े करेंगे। ईयर लिखे हुए, इसका मतलब ये एग्जाम में जिस जिस साल पूछे गए हैं वो बता रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, DNA के टुकड़ों को सेपरेट करेंगे। DNA निकाला, ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसके टुकड़े किए, अब इन टुकड़ों को सेपरेट करते हैं। DNA के टुकड़ों को सेपरेट करने की टेक्निक कहलाती है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ये भी हम बायोटेक में ही अच्छे से समझेंगे, बट अभी ध्यान रखिएगा कि जेल के अंदर DNA के टुकड़े सेपरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट इन सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज, ब्लॉटिंग का काम किया जाता है। ये भी एग्जाम है, इसके हर स्टेप पर देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है। अब ये जो DNA के टुकड़े हमने सेपरेट किए जेल में, इनको एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं, नाइलॉन शीट कह सकते हो या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। तो जेल में DNA के टुकड़े अलग किए इलेक्ट्रोफोरोसिस से। इलेक्ट्रोफोरोसिस कैसे करेंगे बायोटेक में समझाऊंगा। फिर इस जेल में जो DNA है इसको अब हम मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। इस काम को कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, इसलिए सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। तो मेम्ब्रेन पर ले आए, अब मेम्ब्रेन पर लाकर इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं VNTR रेडियो एक्टिव प्रोब से। ठीक है, अब यहां देखो अपने को क्या करना है, रिपीटेटिव DNA पता लगाने के कितने कितने हैं, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियल DNA बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, और वो हमारे जो रिपीटेटिव DNA होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये आर्टिफिशियली बनते हैं और उनको जानबूझ के रेडियो एक्टिव बनाते हैं। तो छोटे छोटे सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के जो रेडियो एक्टिव टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं प्रोब। और क्योंकि ये रिपीटेटिव DNA के बना रहे हैं इसलिए इनको VNTR प्रोब बोला जाता है। VNTR प्रोब पहले से रेडीमेड बना के रखते हैं। तो जैसे हमने DNA के टुकड़े किए, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में अलग किया, फिर उसको मेम्ब्रेन पर शिफ्ट किया ब्लॉटिंग से, अब उस मेम्ब्रेन पर हम प्रोब डालते हैं। तो प्रोब क्या करता है, जहां जहां हमारा VNTR, जहां जहां हमारा मिनी सैटेलाइट होगा वो वहां वहां जाकर बाइंड कर जाता है। अब प्रोब रेडियो एक्टिव, आंखों से तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन उस मेम्ब्रेन पर प्रोब बाइंड हुआ। अब क्योंकि जहां प्रोब बाइंड हुआ वहां से रेडिएशन निकल रही, तो अब हम यहाँ एक फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म लगाते हैं। तो उस रेडिएशन की वजह से फोटोग्राफिक फिल्म पर हमें बैंड्स दिखाई देते हैं, और यही बैंड्स उस DNA सैंपल के सारे क्या है, VNTR है, मिनी सैटेलाइट है, और यही उसका फिंगरप्रिंट भी कहलाता है। ठीक है, तो डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी, ये रेडियो एक्टिव प्रोब डालना, और फिर इस रेडिएशन को हम फोटोग्राफिक फिल्म पर जो डिटेक्ट करते हैं इसको ऑटो रेडियोग्राफी भी कहते हैं। तो लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी से एक्सरे की जो काले रंग की शीट आती है, फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं, उस पर हमें बैंड्स दिखेंगे। ये बैंड्स क्या दिखा रहे, ये बैंड्स दरअसल वो रिपीटेटिव DNA है, वो मिनी सैटेलाइट है जो एक पर्सन में हमें मिले, और एक पर्सन के सारे मिनी सैटेलाइट का ये जो पैटर्न होता है, अलग अलग जो बैंड्स आते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम से, यही उसका DNA फिंगरप्रिंट होता है। समझ गए? तो एक पर्सन का DNA फिंगरप्रिंट वास्तव में फोटोग्राफिक फिल्म पर, लास्ट में एक्सरे फिल्म पर हमें दिखाई देता है। तो जैसे क्राइम प्लेस पर जो सैंपल मिला, पहले उसके बैंड्स बना लिए, उसका फिंगरप्रिंट बना लिया, अब जिस पर्सन पर हमें डाउट है उसका भी बनाते हैं और फिर बैंड्स मैच करते हैं। अगर वो सैंपल जो सेल हमें क्राइम प्लेस पर मिली वो अगर उसी पर्सन की हुई तो ये सारे बैंड्स प्रॉपरली मैच करेंगे। तो बैंड्स मैच करके ही लोगों को पहचाना भी जाता है फिर। ओके, तो ये जो सारे काम किए जाते हैं इनकी स्टेप बाय स्टेप बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा।
ठीक है, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड दीस बैंड्स गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल डीएनए। ये ऑटो रेडियोग्राम वो जो एक्सरे फिल्म पर आता है, वो उस पर जो बैंड्स आते हैं वो हर पर्सन के अपने अपने पर्टिकुलर आते हैं, स्पेसिफिक आते हैं, और इसी जैसे हमारे हाथ का प्रिंट है वैसे ये यहाँ पर डीएनए के ये ऑटो रेडियोग्राम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को बहुत सारे बैंड्स दिखेंगे और इसी से ही हम लोगों को पहचानेंगे, और ये हर व्यक्ति का अलग अलग बनता है। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन। मैंने कहा ना, ये हर व्यक्ति का अलग अलग बनेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो है मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, केवल उनमें ही फिंगरप्रिंट सेम आता है, डीएनए फिंगरप्रिंट भी, बाकी हर पर्सन का अलग अलग आएगा। तो एक्सरे फिल्म पर जो ऑटो रेडियोग्राम जो बैंड्स आते हैं वो सबका अलग अलग होता है, और उसी से ही लोगों को पहचानने की कोशिश की जाती है। और आजकल जब से पीसीआर आया है, फिंगरप्रिंटिंग का काम और अच्छा होने लग गया। एक लाइन आपको मिलेगी, द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय पीसीआर। पीसीआर का फायदा क्या है? पीसीआर अपन बायोटेक में पढ़ेंगे। पीसीआर से हम डीएनए एम्पलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और जब डीएनए को हम एम्पलीफाई कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें क्राइम प्लेस पर तो सेल बहुत थोड़ी सी मिलती है, सैंपल बहुत जरा सा मिलता है, डीएनए भी थोड़ा सा होता है। अगर पीसीआर है तो आप उसका क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी बढ़ा लोगे तो फिंगरप्रिंटिंग अच्छे से हो जाती है, आसानी से हो जाती है। तो ये काम और अच्छे से हो जाता है जब पीसीआर होता है, तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसकी सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ एक्यूरेसी से है, ठीक है। एक लाइन और ध्यान रखिएगा, डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं। मतलब एक पर्सन की एक सेल से मिला डीएनए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सफिशिएंट होता है। हमारी एक सेल में जो डीएनए है वही हमारी सारी सेल में वैसा का वैसा ही है। अब पीसीआर हमारे पास है ही, तो एक सेल के डीएनए को भी हम एम्पलीफाई कर सकते हैं और उससे भी फिंगरप्रिंटिंग बना लेंगे। तो कोई पूछे कि भाई एक सेल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है, पीसीआर से एम्पलीफाई करके बना लेंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस में लोगों को पहचानना, मेन काम तो इसका यही है। एक मैंने आपको बताया था पैटर्निटी टेस्टिंग। इसके अलावा क्योंकि ये रिपीटेटिव डीएनए पर बेस्ड है, रिपीटेटिव डीएनए जैसे मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी कहा था, ये ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी की स्टडी। आज ह्यूमन पॉपुलेशन में अलग अलग तरह के जो ह्यूमन हैं ये कैसे बने, इनमें कब म्यूटेशन हुआ, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब की स्टडी भी इससे कंपैरेटिव वे में की जाती है, ठीक है। मच वाइडर एप्लीकेशन इन डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी इसका यूज होता है। ये कैसे यूज किया जाता है, ये अपने स्कोप से बाहर की चीजें, बहुत हायर लेवल की चीजें हैं। अपने को ध्यान रखना है, फिंगरप्रिंटिंग का यूज सबसे पहले तो लोगों को पहचानने में होता है, आइडेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक साइंस में। दूसरा इसका यूज होता है पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने में, ये पता लगाने में कोई बच्चा किन्हीं पेरेंट्स का है या नहीं है, पैटर्निटी टेस्टिंग में काम आता है। इसके अलावा ये रिसर्च लेवल पर पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी, ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी में भी काम आता है, ठीक है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने उन्हीं के स्टेटमेंट्स को समझाने की कोशिश की है। आप भी देखेंगे कि क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल पार्ट है और टेक्नोलॉजी में क्या है, बहुत आगे डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बताई जो आपको थोड़ी अजीब लग सकती है। लेकिन इसको 2-3 बार पढ़िएगा, इस वीडियो को 2-3 बार सुन सकते हो, जिससे कम से कम एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी हैं वो आपको रिकॉल हो। कुछ डायरेक्ट चीज़ें हैं जिन पर सीधा क्वेश्चन आता है, इनमें ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, एक और चीज़ आप देखिए, चैप्टर के बिल्कुल एंड पेज पर आपको एक डायग्राम मिलेगा जिसमें इसका एप्लीकेशन समझाने की कोशिश की गई। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ ज़्यादा नहीं, 3 क्रोमोसोम लिए गए, क्रोमोसोम नंबर 7, 2 एंड 16, ठीक है। और 3 क्रोमोसोम का एक कंपैरिजन है। देखो नीचे देखो, यहाँ लिखा है डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो आप। तो ये 3 जो क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए उस क्राइम जहां हुआ वहां से हमें एक सेल मिली है, वो सैंपल जो मिला उसमें से मिले हैं। ध्यान से देखो, हर क्रोमोसोम में आपको ये छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, ये है रिपीटेशन, किसी भी एक सीक्वेंस का रिपीटेशन। अब देखो इस क्रोमोसोम में और इस क्रोमोसोम में नंबर ऑफ रिपीटेशन अलग अलग, इसका और अलग है, इसका अलग है। एक पर्सन के सारे क्रोमोसोम में एक ही सीक्वेंस रिपीट हो रही है बट नंबर अलग अलग है। यही खास बात है रिपीटेटिव डीएनए की, कि रिपीटेटिव सीक्वेंस सब में सेम होती है, बस उसका नंबर ऑफ रिपीटेशन हर क्रोमोसोम में अलग अलग होता है। देखो ये सब में अलग अलग, पहले आपने इसका डीएनए निकाला और इसका देखिए फाइनल जो बैंड्स आया, हालांकि यहाँ दिख रहा है ये अगार की जेल है लेकिन ये एक्सरे पर होता है। तो आपको देखो ये जो बैंड्स दिख रहे हैं, ये सारे ये बैंड्स दिख रहे हैं कि भाई ये जो पर्सन की, यहाँ इन्होंने सिर्फ 3 क्रोमोसोम से समझाया। प्रैक्टिकली ये काम करेंगे तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सबका होगा यहाँ, तो सबके बैंड्स आ जाएंगे।
ये जो बेंडिंग पैटर्न है ये एक्सरे फिल्म पर आता है लास्ट में, और यही उस सैंपल का डीएनए फिंगरप्रिंट है। अब ये तो क्राइम प्लेस वाला आ गया। अब हमें लग रहा है उस क्राइम से रिलेटेड कोई दो पर्सन, मतलब कोई भी दो लोग हैं जिन पर हमें डाउट है। तो मान लीजिए ये पर्सन ए और ये पर्सन बी, तो इन दोनों से भी वही क्रोमोसोम निकाले, इनके भी डीएनए टुकड़े लिए गए और इनका भी फिंगरप्रिंटिंग की गई। तो इनके बैंड्स भी आ गए, देखो ये दिख रहे हैं सारे इधर और इधर, ये ए का ये बी के हैं। अब ए और बी के बैंड्स को क्राइम प्लेस पर मिले हुए सैंपल के साथ मैच करते हैं, तो खाली बैंड्स की पोजीशन से आइडिया लग जाता है कि क्राइम प्लेस पर मिला हुआ सैंपल किसकी बॉडी से गिरा है, किसकी बॉडी की सेल से मैच कर रहा है। अगर जैसे ये एक बैंड यहां है तो इसमें तो नहीं है लेकिन इसमें है, फिर ये यहां और ये मैच कर रहा है। सारे बैंड्स की पोजीशन अगर आप देखोगे तो ये किससे मैच कर रही है, बड़ा क्लियर है, ये बी वाले पर्सन से मैच कर रही है। इसका मतलब ये जो क्राइम प्लेस पर सैंपल मिला वो एक्चुअल में किसकी बॉडी की सेल्स हैं, पर्सन बी की। एक पर्सन की सारी सेल का फिंगरप्रिंट सेम बनता है तो अपने आप मैच करेगा। इस तरह से बेंडिंग पैटर्न मैच करके हम पहचान सकते हैं कि क्राइम प्लेस पर जो सेल्स हैं, जो सैंपल है, वो किस पर्सन की है, यानी कि ये पर्सन उस क्राइम प्लेस पर था। बाकी डिटेल तो आगे खुद इन्वेस्टिगेशन में पर्सन ही बताता है कि आखिर क्या हुआ। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका है, एक आउटलाइन दे रखी है। ये उन्होंने खाली 3 क्रोमोसोम से समझाया है, पूरे 23 से किया जाता है, एक सैंपल के तौर पर समझाया गया है। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कुछ बेसिक बातें थी। तो कुल मिलाकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोटेक से रिलेटेड और ह्यूमन के डीएनए से रिलेटेड दो चीजें हैं जो आपके मॉलिक्यूलर बेसिस के चैप्टर के लास्ट में दे रखी है, और इनका काफी कुछ रिलेशन आगे आने वाले बायोटेक के चैप्टर से भी रहता है। इनमें जो प्रोसेस काम आए हैं जिनको हमने डिटेल में नहीं लिए, चाहे वो इलेक्ट्रोफोरोसिस हो, ऑटो रेडियोग्राफी हो, ये सब चीजें बायोटेक में आगे आपको फिर मिलती हैं। ओके, तो इन दोनों चैप्टर को हमने एनसीईआरटी की इन लाइन से समझने की कोशिश करी है। जहां जहां जो लाइन इंपॉर्टेंट है और जहां जहां से जो क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और साथ साथ में दोनों चीज़ों को रिवाइज करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। सो इसके साथ हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए, ज़रूरत पड़े तो फिर से सुन लीजिएगा। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी की हेल्प, एनसीईआरटी की लाइनों से ही आते हैं ज़्यादातर, तो इसी को बार बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।